बहुत ही बेस लेवल से समझते हैं कि हम लोग को पीएलआर करना क्यों चाहिए, है ना। बिकॉज ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है। मतलब मैं भी खुद 12 साल से पहले ये सोच रहा था कि पीएलआर करना बेकार है, गड़े मुर्दों को उखाड़ना क्यों है, एक कॉमन दिमाग में रहता है ना करके, इज इट राइट। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ को कभी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया रहेगा तो आपने देखा रहेगा कि कितनी बार आपने चीज़ों को समझा ही नहीं है, इज इट राइट। कोई भी सिचुएशन को आप सोच लो कि फैमिली के इस मैटर को मैंने अभी तक समझा नहीं, मेरे बचपन के ये इशू को अभी तक मैंने समझा नहीं है, या मैंने लाइफ को ये एंगल से अभी तक समझा नहीं है। जहाँ समझा नहीं है वहाँ पे रिग्रेशन चाहिए, एक क्लियर चीज़ है। मतलब अगर आप पेरेंट्स के साथ कोई इशू को समझ नहीं पाए, या अपने पार्टनर के साथ का कोई इशू समझ नहीं पाए, या बिज़नेस को अभी तक आप समझ नहीं पाए, फेलियर को समझ नहीं पाए, सक्सेस को अभी तक हैंडल नहीं कर पाए, तो दोनों कंडीशन में हमको रिग्रेशन की ज़रूरत है। दैट इज़ क्लियर। रिग्रेशन का मतलब क्या है कि एक उसको ओवरव्यू करना है, दैट्स अ सिंपल वे। रिग्रेशन का मतलब ये नहीं है देखना है कि मैं उसके लाइफ में क्या था, वो मेरे लाइफ में कौन थी, या ये कौन था, ये सब चीज़ें नहीं हैं। उस चीज़ को एक बर्ड व्यू देना है रिग्रेशन का मतलब, है ना। मतलब हम अभी तक ह्यूमन माइंड से चीज़ों को देख रहे थे, रिग्रेशन में हम डिवाइन माइंड से रिग्रेशन करेंगे। ये डिफरेंस समझ लो। तो डिवाइन माइंड से का रिग्रेशन का मतलब होता है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक डिवाइन कर देंगे। मतलब देवी देवताओं गुरुओं की जो कॉन्शियसनेस होती है, उस कॉन्शियसनेस से हम इस सिचुएशन को देखेंगे, राइट। आपको सबको पता है कि कोई भी कोर्ट में आप जाओ, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। चाहे बॉम्बे के कोर्ट में जाओ, यूपी के कोर्ट में जाओ, कोई भी इलाहाबाद, कानपुर, कोई भी कोर्ट में जाओ, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। और अपने को पिक्चर में भी दिखाते इतने सारे, मतलब अभी तक केस सॉल्व नहीं हुए, लाखों करोड़ों केस सॉल्व नहीं हुए। इसका रीज़न क्या है? उस केस को बर्ड व्यू नहीं मिला है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ जस्टिस एंड डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ कर्मा। ये दो सिस्टम को समझ लो। जस्टिस क्या है? जो ह्यूमन लॉ ने डिज़ाइन किया है। आपको पता है कि दुबई का लॉ अलग है, इंडिया का लॉ अलग है, यूके का लॉ अलग है, यूएस का लॉ अलग है, इज इट राइट। तो उनके हिसाब से ये चीज़ें जस्टिस होती है कि भाई इस कंट्री के हिसाब से ये इनजस्टिस है, इस कंट्री के हिसाब से ये जस्टिस है, इज इट राइट। दैट्स अ ह्यूमन माइंड मेड, इज इट राइट। और जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, वो गॉड का जस्टिस है। तो ये दोनों में फ़र्क आया कि नहीं? तो प्रॉपर्टी के कितने केसेस अभी तक चल रहे हैं, डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, डिस्प्यूट के कितने चल रहे हैं, बिजनेस के कितने केसेस चल रहे हैं। ये सब केसेस चल क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी तक उसको लॉ ऑफ कर्मा के व्यू से नहीं देखा, उसको सिर्फ जस्टिस के फॉर्म में देखा, है ना। तो अब क्या है, आप एक थॉट क्रिएट करो। अगर जितने भी केसेस कोर्ट में आते हैं उसका अगर रिग्रेशन करें तो कितना जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब समझ में आएगा इसने इसके घर में चोरी क्यों की, इसने इसका खून क्यों किया, इसने इसका रेप क्यों किया, इसने इसको फंसाया क्यों, इसने इसको दगा क्यों दिया, चीट क्यों किया, फ्रॉड क्यों किया, सब समझ में आ जाएगा। बिकॉज वो सिचुएशन आज जो हुई है, ये सिचुएशन पहले भी हुई थी, लेकिन कैरेक्टर उल्टे थे। जो विक्टिमाइज था वो नहीं था। आज जिसने किया है वो कल अलग था, और आज जो कर रहा है वो कुछ करता अलग था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें भी क्या समझना है, यहाँ पे हमको शफलिंग करना है। जब हम रिग्रेशन करेंगे ना, हम क्या करेंगे, उसको जब वर्ड व्यू देंगे, उसको ये पूछेंगे ये सिचुएशन पहले कब क्रिएट हुई थी और उस टाइम पे तुम क्या थे। मतलब आज अगर तुम्हारे साथ किसने गलत किया है, देख लो ये गलत क्यों हुआ। वो बोलेगा कुछ लाइफ पहले ये ऐसी ही सिचुएशन हुई। अब देखो उस वक्त किसने गलती किया, तब उसको समझ में आएगा अच्छा ये गलती तो मैंने ही करी थी पहले कोई लाइफ में, है ना। जैसे अभी एक एग्जांपल प्रेजेंट लाइफ का भी मैं दे सकता हूँ कि किसी को एक शादी में इनविटेशन नहीं दिया, और वो आदमी दिमाग में लगा दे कि कल मेरे बच्चे की शादी होगी ना, मैं भी उसको इन्वाइट नहीं करूँगी, मैं भी उसको बुलाऊँगी नहीं, इज इट राइट। और फिर वो नहीं बुलाते। उसके बाद फिर और कोई शादी होती है तो वो फर्स्ट पार्टी उसको वापस नहीं बुलाती है। तो मैं एक सेंटेंस हमेशा यूज़ करता हूँ, हु स्टार्टेड द कर्मा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज़ इम्पॉर्टेंट। हमेशा मैं सबको बोलता हूँ करके।
तो जब हम बर्ड व्यू देंगे ना तो समझ में आएगा कि पहला एक्चुअली स्टार्ट किसने किया ये कर्मा को। तो हमारे बहुत सारे रिग्रेशन का एक कंक्लूजन क्या निकला है, हु स्टार्टेड द कर्मा, टू सिचुएशन, वन इग्नोरेंस, सेकंड ईगो। ये लिख लो आप, दो ही रीजन है कर्मा के, या तो लेसन हमने सीखा नहीं, दैट इज इग्नोरेंस, मतलब हम बोलते हैं ना किसने तो स्टार्ट किया होगा कि नहीं कर्मा, हम बोलते हैं ना ऐसे, तो स्टार्ट किसने किया, इग्नोरेंस ने स्टार्ट किया, अज्ञानता ने, हम ज्ञानी ही नहीं थे, उसने इस कर्मा को स्टार्ट किया। व्हाट इज द अदर रीजन ऑफ कर्मा, दैट्स अ ईगो, कि हमने उसको बहुत पर्सनली ले लिया, तभी हम कर्मा करते। जैसे मैंने अभी ये शादी का इनविटेशन का बात कर लिया कि जिसको नहीं बुलाया था उसने बहुत पर्सनली ले लिया कि कल मेरे भी बच्चे की शादी होगी, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, मेरी भी बेटी की शादी होगी, मैं नहीं बुलाऊंगा, ये पर्सनली ले लिया, मतलब उसका ईगो हर्ट हो गया। इज इट राइट? आप किसी सिचुएशन में सोचो कि अगर आपका किसी ने इंसल्ट किया और दूसरी बार कभी ऐसा एक मौका आया उसको अप्रिशिएट करने का, और अगर आपने उस इंसल्ट को याद किया तो आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, राइट? लेकिन अगर आपने उस सिचुएशन में सोचा, भले मुझे उसने बुलाया नहीं, मुझे उसने मान नहीं दिया, मुझे वैल्यू नहीं की, लेकिन मैं तो उतना ही वैल्यू दूंगा, मतलब वो बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। इज इट राइट? मतलब गांधी जी का जो एक सेंटेंस था कि भाई वो एक गाल पे मारेगा तो दूसरा गाल दे दो। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब क्योंकि क्या होता है, कोई भी आदमी जब आपके साथ कुछ गलत करता है ना, उस गलती की भी एक सीमा होती है, उसके बाद गलती वो रहती नहीं है। जैसे आपने लगे रहो मुन्ना भाई में देखा कि वो पिचकारी मारता था पान खा के, तो मारते 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 एक बार सोचता है यार कितना मारा, पूरा दीवार गंदा किया, रोज़ क्लीन कर रहा है, अब मैं और कितना गंदा करूं। तो हम जब तक उसको ना उस -7 पे नहीं जाने देते ना, तब तक वो बंदा गलती करेगा, और तब तक करेगा जब तक हमारे पास वो -7 का एक्सपीरियंस को एक्सेप्टेंस नहीं किया है। मतलब आपने उस इंसान ने आपके साथ कुछ -5 का कुछ नेगेटिव रोल प्ले किया है, आपने उस -5 को नहीं एक्सेप्ट किया तो वो -6 करेगा, -7 करेगा, और वो तब तक करेगा जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई, एक्सेप्ट कर लिया। आपने देखा ना कि भाई उसमें भी ऐसे दिखा है कि वही रोज़ वो दूसरा बंदा उसका दीवार क्लीन करता है और बोलता है हाँ कर ले, बोलता है छोड़ो अभी मैं नहीं स्प्लिट नहीं करूँगा, थूकूंगा नहीं करके, क्योंकि वो सामने वाला बंदा ना आपकी साइलेंट मेमोरी को ना वो रीड करता है, और उसको भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोई भी आदमी ना किसको परेशान करने के लिए नहीं आया, लेकिन हम सब लोग अनकॉन्शियसली एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं सोचूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में ऐसा क्या होगा, बट एक्चुअली तो कुछ है भी तो नहीं। मैं कभी सोचता हूँ कि ये लोग जब वर्ल्ड वॉर करते हैं तो किसका फ़ायदा होता है, मतलब किस बंदे का फ़ायदा होता होगा, किसी का तो फ़ायदा नहीं होता है। हम बोलते हैं ना हाँ ये कंट्री ने इस पर अटैक किया, लेकिन वो कंट्री है कौन? कोई आपके मेरे जैसा कोई पर्सन थोड़ी है कि जो वो कंट्री ने अटैक किया। अभी सद्दाम हुसैन है या हिटलर है, मैं कभी सोचता हूँ कि ये लोग ने ऐसा क्यों किया, या ओसामा बिन लादेन है, तो समझता हूँ ये लोग सब -7 कैटेगरी के लोग हैं, और इन्होंने ये लेसन सिखाया कि जो मैंने किया वो ऐसे गलती से करना ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। बिकॉज एक्सट्रीम में जाने के बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब जो साइको किलर्स होते हैं वो 1 मर्डर करते, 2 करते, 10 करते, आप देखते हो इसके हाथ के टुकड़े करते, इसके टुकड़े करते, बाद में पता चलता है इसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली तो उसको या तो जेल हो जाती है या तो लोगों के सामने ह्यूमिलेट हो जाता है वो, जैसे कसब हुआ, टेररिस्ट हुआ। इज इट राइट और रॉन्ग? अभी हम लास्ट वीक जब उस होटल में गए थे जो कैफ़े में अटैक हुआ था 26/11 में, तो हम लोग मेरा टॉक के बाद लंच के लिए गए थे, तो मैंने जस्ट गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला 31 लोग उस होटल में कैफ़े में मरे थे, जो बॉम्बे का जो ताज के सामने था। तो अभी हम लोग मीडिया टीम हम लोग लंच के लिए गए, तो मेरा तो लंच का मन ही नहीं हुआ, बिकॉज फिर वो दिमाग में वही चल रहा था कि 31 लोग इस जगह पे मरे थे करके। तो मैंने बोला इन लोग को आप लोग खाना खाओ, मैं हील करता हूँ। तो मैंने हीलिंग करना शुरू किया, सारे 31 सोल्स को उस कैफ़े में हील करना शुरू किया, और धीरे 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 मेरा थोड़ा हेड हैवी हुआ, ये हुआ। घर पे जब पहुँचा फिर मुझे लूज मोशंस हो गए। मतलब समझ में आया कि कितनी सोल्स एक्टिव है वहाँ पे, और किसी ने उसको ठीक ही नहीं किया। लोग फिर से बिजनेस में लग गए।
फर्नीचर बना दिया, होटल को अच्छा कर दिया, कस्टमर्स आने लगे, खाना बन रहा है। लेकिन आप सोचो जो बंदा वहाँ खाना खा रहा है उसको वो सोल की कुछ तो वाइब्स जाएगी कि नहीं। आप जलियांवाला बाग जैसे हमने वो एक्सपीरियंस किया था उस टाइम पे, है ना, उसके बाद ही तो हमने रिट्रीट की 2 अमृतसर की। तो लोगों को ये नहीं समझता, लोग उसको ना टूरिस्ट स्पॉट बना देते कि यहाँ पे ना ये इतने लोग मरे, यहाँ पे ना ऐसा हुआ, यहाँ पे ना वैसा हुआ। लेकिन जब हम जाते तो वो वाइब्स तो लेते कि नहीं। जैसे हम ताजमहल के वाइब्स लेते हैं, इधर के जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जैसे मैं बहुत साल पहले यहाँ कुरुक्षेत्र गया था, मैं और मेहुल, तो वहाँ पे भी हम लोग को ऐसा हो रहा था, उसको तो ऐसा नौशिया वॉमिटिंग हुआ, वो तो सीधा बाहर ही आ गया, वो देख भी नहीं पाया। बिकॉज कुछ तो इम्प्रिंट हमारे अंदर है, कुछ तो अनहील पार्ट है हमारा। तो वो सारी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही हमें रिग्रेशन करना है। और जब हम प्रोटॉन्स डालते जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी डालते जाएंगे, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल हो जाएंगे। और जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट टाइम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम हीलिंग के साथ रिग्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सिर्फ उसको दिखाना नहीं है, उसको सिर्फ डायग्नोस्टिकली यूज़ नहीं करना है, उसको थेरापेटिकली यूज़ करना है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करना है। दूसरे लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिखा दे, देखो तुम्हारा मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि तुमने किसी लाइफ में उसका मर्डर किया। ये कोई बात थोड़ी हुई। इज इट राइट? लेकिन वो डिसॉल्व कहाँ हुआ? डिसॉल्व कब होगा? जब उसको फॉरगिवनेस करवाएंगे, हीलिंग करवाएंगे, सिंबल्स डालेंगे, जब उसका हार्ट चक्र एक्सपांड होगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस के बाद उसका रूट चक्र में वो पॉजिटिव लाइट जाएगी, रूट चक्र से निकलेगी, हील हो जाएगी, इवेपरेट हो जाएगी। जब तक वो इंसिडेंस इवेपरेट नहीं होगा ना, ट्रिगर होते ही रहेगा। इज इट राइट? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी ये बिलीफ सिस्टम्स है, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, और उस रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से एक जस्टिस और एक इनजस्टिस को हमने डिफाइन किया है ना, डिफाइन किया ना। जैसे जैनिज्म बोलते हैं, अरे मच्छर को मार दिया, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। दूसरे कोई रिलीजन में तो सोचते भी नहीं, मच्छर मार गया तो मार गया, कॉकरोच भी मार दिया, छिपकली को भी मार दिया। मतलब रिलीजन ने एक जस्टिस इनजस्टिस की बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाली। इज इट राइट? राइट। और उसके वजह से कहीं गिल्ट हो रहा है, कभी रिग्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम उसको हील करते हैं, इसका मतलब हम उस वननेस की बिलीफ में आते हैं जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, बस उसको ऑब्जर्व करना है, उसको रिएक्ट नहीं करना है। वो वननेस का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है हमारा। ऐसा नहीं कि हम उसको उसके रिलीजन को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो हम रिएक्ट कर रहे थे रिलीजन की बिलीफ लेके, उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर ना? तो ये जब हम करेंगे रिग्रेशन में, चाहे प्रेजेंट लाइफ का करेंगे या वूम का करेंगे या पास्ट लाइफ का करेंगे, उसको जब डिसॉल्व करेंगे ना, दूसरी बार जब वो सिचुएशन आएगी, पहले तो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो वो टेस्ट करने के लिए आएगी कि अब आप उसको कैसे फेस कर रहे हो, अब आप उसको कैसे डील कर रहे हो, तो आप उसको रिएक्ट ही नहीं करोगे। ठीक है कि नहीं? तो कैसा होता है, हमारे बॉडी सेल्स में जिस चीज़ की हम क्या कहते हैं, एक चाहत निर्माण करते हैं ना, वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं सोचूं कि मुझे बहुत खूबसूरत दिखना है और मुझे बहुत लोग को अट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली मैं हमेशा कुछ अच्छे कपड़े पहनूंगा, कुछ ढंग से जाऊंगा, कुछ अच्छे बाल बना के जाऊंगा, फेशियल बहुत बार करूंगा, ब्यूटी पार्लर में बहुत बार जाऊंगा, क्योंकि मुझे लोगों को कुछ दिखाना है कि भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ। इज इट राइट? अब ऐसे सिचुएशन में मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि लोग गलत तरीके से भी तो ले सकते मुझे, है ना। जैसे अगर मैं कोई गाड़ी भी लेता हूँ, मैं सोचता हूँ मुझे दिखाना है कि मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, अब ऐसे में मैं चोरों को भी अट्रैक्ट करूँगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कोई भी सिचुएशन में क्या है, हमको उस पोलैरिटी का अंदाज़ा ही नहीं है, उस ड्यूअलिटी का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे अभी एग्जांपल आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके घर में एग्जैक्टली ऑपोजिट सोचने वाले भी हैं कि क्या बार बार स्पिरिचुअलिटी के लिए जा रहे हो, क्या फालतू में ये सब चीज़ों में पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमको वो अंदाज नहीं है। मुझे लगता है ये चाहिए मतलब ये चाहिए, और ये चाहिए का ऑपोजिट वर्जन मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और इसीलिए हमको रिग्रेशन करना है उस ऑपोजिट वर्जन को विटनेस करवाने के लिए कि ये चीज़ जो तुमने सोची है इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। नॉर्मली लोग है ना, फियर के वजह से उस वर्जन में जंप नहीं करते। मतलब कैसे बोलते हैं
कि नहीं नहीं कोई महंगी चीज़ खरीदूंगा तो चोरी हो जाएगी, तो लोग खरीदते नहीं, वो एक फियर है। लेकिन हम फियर को हील करेंगे और उसको है ना एक ऑब्जर्वेशन से उसको विटनेस करवाएंगे कि इसका ऑपोजिट साइड क्या है, और उसको भी अगर हम हील करवाएंगे कि अगर ये ऑपोजिट साइड है और तुमने उसको एक्सेप्ट किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। इज इट राइट? अभी आप देखो ये जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना वो 6 फॉन्ट में लिखे रहते हैं। नॉर्मल आइज है ना 8 फॉन्ट या 10 फॉन्ट पढ़ सकता है, 6 फॉन्ट का कभी पढ़ नहीं सकता है कि इससे अल्सर हो सकता है, इससे एसिडिटी हो सकती है, इससे कैंसर भी हो सकता है, कभी वो लिखा नहीं होगा। आप इंश्योरेंस के पेपर भी पढ़ो, उसके भी जो साइड चीज़ें हैं ना वो सब छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहेगी। इज इट राइट? और जब हम क्लेम करने जाते तो बोलते नहीं तुमने तो साइन किया, तुमको ये नहीं मिल सकता है। हम बोले अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये जो चीज़ अनसीन है ना, मतलब जिसको हमने कभी व्यू नहीं किया या जिसको कभी हमने इग्नोरेंस है ना, अल्टीमेटली ये इग्नोरेंस में आया ना, हमको ज्ञान ही नहीं था कि ये दवाई से इतना साइड इफ़ेक्ट होगा करके। तो उस चीज़ को हम ज्ञान में लाएंगे लाइट से, कि जैसे अभी हम एक लाइट किसी के ऊपर डालते हैं ना तो फिर वो शब्द क्लियर पढ़ने में आते ना, और या तो हम क्या करते हैं मैग्नीफाइड बीम ग्लास लेते हैं। इज इट राइट? तो ये क्या होता है कि विजडम इज़ अ मैग्नीफाइड बीम ग्लास, कि किसी भी अगर डिवाइन माइंड से चीज़ों को पढ़ो देखो तो ये बड़े अक्षर में दिखेगा कि इसका ड्यूअलिटी ये साइड है, इसकी पोलैरिटी ये साइड है। नहीं तो ह्यूमन माइंड तो क्या है ना, अपने प्रॉफिट का देख लेता है। अच्छा 10 लाख का इंश्योरेंस है, मतलब मुझे कुछ होगा तो 10 लाख मिलेंगे, वो अपना पॉजिटिव साइड देख लिया, उसने कंडीशंस नहीं देखी। सर अभी आपने बोला हाँ कि जैसे मैंने गाड़ी ली है, हाँ तो लोगों को दिखाना है, हाँ तो उसमें एक चीज हम बोलते हैं एविल आई बोलते हैं, हाँ नजर लगी। हाँ, तो सर मतलब जिसके साथ कर्म होगा उसकी नजर लगी, उसी की लगेगी और किसकी लगेगी? बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी बार है ना, मतलब या तो प्रेजेंट लाइफ में हमारा उसके साथ कुछ ऐसे हमने मनी एक्सट्रैक्ट किए हैं उसके, या उसकी आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट की हैं, या उसका कुछ भी हमने चीज़ें ली है उससे और वो चीज़ें हमने दी नहीं है ना। जैसे अभी कभी कभी भाइयों में प्रॉपर्टी का होता है कि एक भाई बहुत प्रॉपर्टी ले लेता है और वो कोई चीज़ खरीद लेता है, तो दूसरा भाई की भी नज़र लग जाती है कि भाई लिया तो तूने सब कुछ पिताजी के प्रॉपर्टी, मतलब पिताजी के पैसे से, मुझे तो तूने कुछ दिया नहीं और तू लैविशली ले रहा है और मैं ऐसे रह रहा हूँ। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये चीज़ होती है कि नज़र लगना का मतलब सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट किया है, और अगर आपकी कनेक्टिविटी है उस इलेक्ट्रॉन्स की तो वो एम्पलीफाई होगा। जैसे अभी मेरा ही मोबाइल है, मेरे को 588 रुपीज़ बिल आता है बिकॉज मैं इंडिया में हूँ। मैं जैसे अब्रॉड में एक्टिवेट करके जाता हूँ तो मुझे 6000 बिल आता है, तो वो मेरा ही बिल आ रहा है ना मुझे। तो मैं तो बोलूँगा अरे पिछले महीने तो 588 आया, अभी 6000 कैसे आया? क्योंकि मैंने कंट्री क्रॉस किया और मैंने रोमिंग एक्टिवेट करके गया, तो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट ना। इज इट राइट? तो जो एक्स्ट्रा पे करना है ना, उसके लिए हम डील नहीं करना चाहते, तो उसको हम हील करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है, जिसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जिसकी जो ड्यूअलिटी है, उसको हम हील करके हुए उसको हम नलीफाई करेंगे, राइट? बिकॉज उसमें क्या था कि सामने वाले बंदे को, जैसे पहले बार्टर सिस्टम था कि तू पैसा नहीं दे तो बर्तन दे, तू कपड़ा दे, तू सर्विस दे। जैसे हम पिक्चर में सुनते थे, इसने खाना खाया, पैसे नहीं थे तो उसको बर्तन धुलने में लगा दिया, कुछ सर्विस तो लिया कि नहीं उसने। तो ये होता है कि ऐसा नहीं कि आपने सिग्नल तोड़ दिया, रेड सिग्नल को, तो सीधा जेल में ही जाओगे, आप 2000 फाइन भर दो, कुछ तो आपने भरा कि नहीं। तो इसको हम PLR में C फैक्टर कहते हैं, है ना। A B की अपनी लड़ाई है, और जब लड़ाई A भी मानने को तैयार नहीं, B भी मानने को तैयार नहीं है, तो हम एक C फैक्टर क्रिएट करते हैं। और C फैक्टर का शायद लॉजिक भी नहीं होता है। कैसे लॉजिक नहीं होता है? जैसे लोग बोलते हैं तेरा ये बुजुर्ग मर गया ना, जाके कौवे को खिला, तो हम सोचते यार कौवे को क्यों खिलाओ, मतलब कौवा खा के क्या करेगा, मेरे पितरों को क्या करने वाला है। ही इज़ अ C फैक्टर। इज इट राइट? कोई कहता है गेहूं का दाना रख दो, मूंग का दाना रख दो, ये करो वो करो, मतलब 4 गरीबों को खिलाओ, या कहते कुछ कुंवारी कन्याओं को खिलाओ, लोग बोलते हैं ना घर पे बुलाओ कन्याओं।
तो हम सोचते कुंवारी कन्या को खिला के मेरे पितृ को क्या फ़ायदा होगा, बट इट्स अ सी फैक्टर। समझ में कि नहीं? तो रिग्रेशन इज़ अ सी फैक्टर, ये चीज़ ध्यान में रखना। रिग्रेशन ए भी नहीं है, रिग्रेशन बी भी नहीं है। काफ़ी बार रिग्रेशन में आपको समझ मतलब कोई आंसर भी नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होगा, आपको लगेगा अरे लेकिन मैं तो जिस पर्पस के लिए मैंने रिग्रेशन किया उसका तो मुझे आंसर ही नहीं मिला। डजेंट मैटर, हीलिंग इज अ सी फैक्टर। इज इट राइट? अल्टीमेटली आपका डिजॉल्व हो गया ना। क्यों? क्योंकि बी रिग्रेशन कर रहा है ये देखने के लिए कि ए के साथ मेरा क्या प्रॉब्लम है। ए बिल्कुल तैयार नहीं है ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा पिछले लाइफ से बी का क्या प्रॉब्लम है। तो फिर सी को तो बी को अपने में रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? सर मुझे सी फैक्टर का प्रॉपर्ली मैं समझा नहीं। हाँ ए और बी के बीच में कुछ प्रॉब्लम। हाँ, सी फैक्टर कैसे? मैं वही समझा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है। लास्ट टाइम भी हमने बहुत डिटेल में लिया था। देखो ये कैसा है ना, जैसे ये जितने भी लोग हैं ना, मतलब वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, ये सब सी फैक्टर वाले लोग हैं, टोटली सी फैक्टर वाले। मतलब मैं बहुत पैसा कमाता हूँ और मैं दिखाता थोड़ा हूँ, तो मुझे आईटी पे करना है कि नहीं, इनकम टैक्स पे करना है कि नहीं? इज इट राइट? तो मैं सोचता हूँ मैं क्यों पे करूँ, मतलब मैं 30% क्यों पे करूँ, 40% 50% इनकम टैक्स क्यों पे करूँ? लेकिन ये सी फैक्टर है, ये आपका पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जा रहा है, गवर्नमेंट से कहीं गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, गवर्नमेंट के रोड मतलब रोड्स में जा रहा है, ये वहाँ पे जा रहा है। ये सी फैक्टर ना गॉड ने जानबूझकर क्रिएट किया, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे अगर आप हेल्थ का केयर नहीं ले रहे हो तो आपको डॉक्टर को बिल पे करना है कि नहीं, आपको मेडिसिन का पे करना है कि नहीं, वो भी तो सी फैक्टर हुआ। सर जैसे हम लोग कोई बोलता है पितृ हुआ है तो हम लोग दान पुण्य शुरू कर देते, तो ये भी सी फैक्टर ही हुआ। हर एक चीज़, मतलब हम समझो अभी गुरुद्वारा में भी जाके सेवा करते हैं, लंगर ये कर दो, ये भी तो सी फैक्टर है ना। साउथ में भी सिखाते हैं कि भाई आज इतने लोगों को खाना खिलाओ, ये भी सी फैक्टर है। मतलब ये सी फैक्टर का जो फंडा है ना, ये बहुत सालों से चल रहा है, और वो एक्चुअली कैसा है उसको हम तभी नहीं समझते। जैसे कई ने कह दिया राम को, क्या तू 14 साल के लिए वनवास चले जा। इज राइट? वो 14 साल का जो पीरियड था, चाहे वो पांडव के साथ था या राम के साथ था, ये एक्चुअली एक सी फैक्टर था, जहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, डिवाइन डेस्टिनी थी। अब किसी के थ्रू भी क्रिएट हो जाए, मतलब हम सोचेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन लॉजिक होता है। बिकॉज काफ़ी बार सपोज अभी हमारे बच्चे हैं, सपोज पढ़ाई नहीं करते, हम उसको बोलेंगे हॉस्टल में जा, बोर्डिंग स्कूल में जा, तो वो भी एक सी फैक्टर हुआ। हम उनको ट्यूशन भेजते, क्लासेस भेजते, वो भी एक सी फैक्टर हुआ। नहीं तो बच्चे का तो एजुकेशन ए और बी है ना, मतलब स्कूल है और स्टूडेंट है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता है तो सी फैक्टर क्रिएट होता है। इज इट राइट? अब इसमें दो पॉसिबिलिटी मैंने देखा है। एक ये होता है कि अगर बाहर से कोई इंसान मुझे परेशान कर रहा है और मैं उस इंसान से दूर जा रहा हूँ या उस इंसान को दूर कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी फिजिकल डिजीज़ क्रिएट होगी, फिजिकल इश्यूज क्रिएट होंगे जिससे मुझे वही पेन आएगा। या तो मैं इंसान को झेलूं या मैं शरीर का दर्द को झेलूं, दो ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं? राइट? सपोज ये मेरा फ्रेंड है, ये मुझे रोज परेशान कर रहा है, मैं बोलूँगा यार तू दूर हट जा, मेरे को तेरे से दोस्ती नहीं करनी है। लेकिन जो लेसन मुझे इससे सीखना है, जो पेन मुझे इससे लेना है, मैं नहीं ले रहा हूँ इससे, तो कोई ना कोई एक बॉडी का ऑर्गन है ना, एक सी फैक्टर बन के वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और मुझे पेन देगा। तो जो लोग ऐसे आइसोलेट भाग जाते हैं ना, इधर उधर दुनिया से दूर भागते हैं ना, वो लोग को बाद में बॉडी पेन देता है, शरीरी तकलीफ देती है। और जो लोगों को टॉलरेट करना सीख लेते ना, लोगों को एक्सेप्ट करना सीख लेते ना, उनको कभी बॉडीली पेन नहीं होगा। इसलिए हमको सेवा सिखाया हिंदू माइथोलॉजी में कि लोगों की सेवा करो, लोगों को हेल्प करो, ये सिखाया गया है। क्योंकि जब आप हेल्प करते हो तो आप आउट ऑफ द वे जाते हो, लॉजिक ही यूज़ नहीं करते हो। जैसे कच्छ में भूकंप हुआ, इतने लोग कपड़े लेके गए, कितने लोग वाटर बॉटल लेके गए, मैं भी गया था कच्छ में, बहुत सारे मेडिसिन लेके गया। मतलब मैं दिमाग ही नहीं लगा कि इतना खर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ। इतने सारे व्लॉग्स जैसे हम लोग देखते हैं, वो सारे सी फैक्टर है, कुछ ये कर लो वो कर लो, बस। मतलब वही बता इसलिए और सी फैक्टर को भी अगर और डिटेल में समझना है ना, तो कैसे करना है, जो चीज़ आपके पास एक्सेस है ना, समझ लो वो आपके पास सी फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है
तो मैं बहुत सारे वीडियोस लॉन्च करूँगा, यूट्यूब पे डाल दूँगा, तो मेरा एक सेवा हो गया। मैं कोई मंदिर में जाके पैसे नहीं डालूंगा, मैं कोई गरीब को जाके कोई हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन मुझे कुछ अगर विजडम मिला है तो मैं वो एक्स्ट्रा अपलोड करके लोगों तक पहुँचा दूंगा। दैट्स माई सी फैक्टर। आपके घर में कोई जूना पुराने कपड़े जो आप पहनते नहीं हो, ये आपका सी फैक्टर है, आप जाके किसको दान कर दो। आपका घर में थोड़ा खाना बच गया, ये आपका सी फैक्टर है, कुत्ते को जाके दान कर दो या किसी को भी दो, इट्स अ सी फैक्टर। समझ में कि नहीं? इसलिए काफ़ी बार बोलता है ये तुम्हारा ये बंदा बीमार है ना, इसके नाम का पुण्य वहाँ कर दो, लोग पर्ची फड़वाते ना। समझ में कि नहीं? अब उस दिन जब मैं कैफ़े में गया और मुझे लूज़ मोशन हो गया, तो पहले तो मैं सोचा मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं, उन्होंने खाया था, मुझे लूज़ मोशन क्यों होगा। फिर मैं जब हीलिंग करने बैठा तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, अरे यार वो 31 सोल्स का मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं जैन टेम्पल में गया वहाँ पे दर्शन करने को, तो वो लोग ने मेरे को अलाउ नहीं किया, बोले नहीं तुम यहाँ व्हीकल पार्क नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा फिर उठा लेंगे, आरटीओ वाला बोलते उठा लेंगे, हमारा जिम्मेवारी नहीं। तो मैं सोचा यार मैं इधर हीलिंग करने के लिए, ये मेरे को आने नहीं दे रहे। और जहाँ मैं गाड़ी पार्क करने जा रहा था वहाँ पे ना 2-3 ऐसे काव थी और वहाँ पे लोग लड्डू वगैरह ये सब दे रहे थे। तो मुझे लगा कि आज शायद मुझे यही करना है, दान करना है। तो मैंने जैसे वो दान किया और उसके बाद में जब मैं घर पे गया, मैं खाना खाया, मेरा स्टमक ठीक हो गया। तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं गॉड बोलता है यहाँ नहीं, तुम्हारा सी फैक्टर वहाँ है, तुम्हारा इश्यू तुम्हारा मणिपुर चक्र में है। तो तुम किसी को ऐसा अन्न दान करो, तो तुम जैसे अन्न दान किया तो तुम्हारा क्लियर हो गया। इज इट राइट? तो ये जितने भी पंडित पुरोहित है, जितने प्रीस्ट वगैरह है इस दुनिया में, ये एक्चुअली खुद ही बोलते हैं कि तुम इससे ये करो तो ये होगा, इससे करो तो वो होगा, इससे करो तो वो होगा, इतनी मंत्र चैंटिंग करो तो वो होगा। यूनिवर्स में अगर 108 मंत्र चैंटिंग किए, मृत्युंजय करो, गायत्री करो, तो यूनिवर्स में एक ईथर एलिमेंट क्रिएट होता है और वो भी एक आपका सी फैक्टर हो गया। कोई राहु केतु की आपने जप की, चैंटिंग की, जैसे अभी हम लोग कंटिन्यू सिंबल यूज़ कर रहे हैं, हमने कोविड के टाइम पे भी कंटिन्यू जूम सेशन लिए, ये भी सब सी फैक्टर हुआ हमारे लिए। और हमने जैसे जैसे ये करना शुरू किया, हमको पता ही नहीं चला कि हमारे इवेंट्स कैसे बैक टू बैक होते गए। हम सोच रहे थे जहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, वहाँ लोग हमारे इवेंट में इतने आ रहे, बिकॉज इतने रिट्रीट्स के ऊपर रिट्रीट्स हुए। तो ये होता है, बाद में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ना ये सी फैक्टर है। कभी गरीब के बच्चों को ABCD सिखा दिया, कभी किसको डांस सिखा दिया, कभी किसको क्या सिखा दिया, कुछ भी आप आउट ऑफ द करो जो आपके पास है। ऐसा नहीं कि आपको उस चीज़ का पनिशमेंट लेना ही लेना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है करके। इज इट राइट? तो काफ़ी बार मुझे ऐसा गिल्ट होता है कि मैं मेरे पेरेंट्स से दूर रहता हूँ, मैं पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पाया। तो वो उस चक्कर में मैंने ना बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के आश्रम में जाके टॉक देना शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सीनियर सिटीज़न को हेल्प तो कर सकता हूँ। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ वहाँ सीनियर सिटीज़न को जाके हेल्प करता हूँ मैं, ऐसा है। तो ये चीज़ होती है कि आपको ये एक रिग्रेशन प्रोसेस है ना, ये प्रेजेंट लाइफ में अपनी संस्कारों में लाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रोसीजर में करना है। डिफरेंस समझ रहे ना यहाँ? ऐसा नहीं कि जब लेट गए रिग्रेशन किया तभी वो हील हो गया, ऐसा नहीं। आपकी लाइफ की एक्टिविटी में भी वो रिग्रेशन का पार्ट आना चाहिए। दैट्स अ सी फैक्टर। इज इट राइट? और जब आपने ये ऐसा करना शुरू कर दिया, आपको समझ में आएगा अरे पहले जो मेरा इशू था वो मेरा इशू कितना डाइल्यूट हो गया, मतलब कितना अभी माइन्यूट हो गया, क्योंकि आपने कहीं तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, कहीं तो कुछ आपने एक्स्ट्रा किया आउट ऑफ द ब्लू मून। तो ये चीज़ें हमें रिग्रेशन में समझना है कि एक तो हमें अपनी बिलीफ सिस्टम समझनी है कि मैं क्या माइंड की बिलीफ सिस्टम लेके उस चीज़ को जस्टिस इनजस्टिस डिफाइन कर रहा हूँ। तो आपका इग्नोरेंस पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मतलब कुछ ये पाप है, ये पुण्य है, इसका कुछ तो दिमाग में लेके चल रहे हैं ना आप, इज राइट? ये आपने निकाल के चल लिया। उसके बाद आपने ये जितने भी आपके क्वेश्चंस है, आपकी लाइफ के क्वेश्चंस है, पर्सनल क्वेश्चंस है, रिलेशन के क्वेश्चंस है, फाइनेंशियल क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का रिग्रेशन करो कि मेरा ये ब्लॉक क्यों है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, जॉब क्यों परमानेंट नहीं मिल रहा है, सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप में सक्सेस क्यों नहीं है, मनी में सक्सेस क्यों नहीं है। उसके पीछे ना कुछ तो ऐसा एक ब्लॉक है, और उस ब्लॉक को अगर आपने समझ लिया और उसको हील कर दिया
और फिर जब प्रेजेंट में आओगे तो आप उसका आउटपुट देख पाओगे। इज इट राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 350 शुगर है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और वो अगर हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट होकर इंसुलिन इंजेक्शंस ले रहा है, वो धीरे धीरे सोचेगा यार मैं बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं किया, पहले मैं इतना एक्टिव था, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, शायद मेरा इसलिए शुगर बढ़ गया। मैंने अभी 3-4 मैरिजेस अटेंड किए, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट खा लिया, शायद मेरा इसलिए शुगर बढ़ गया। मैंने अभी थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा लिया मेरे इसका उसका, इसलिए शायद मेरा शुगर बढ़ गया। मतलब ये जो हॉस्पिटल होती है, जेल में जाना होता है, ये एक्चुअली पॉज का टाइम है जहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और हम PLR में भी सबसे ज़्यादा पॉज ही यूज़ करते हैं। इज इट राइट? जितना पॉज ज़्यादा देंगे वो आदमी उसको रिव्यू कर पाएगा। तो ये क्या पेशेंस वाला काम है। हर एक आदमी PLR नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है यार कुछ देख नहीं रहा है, कुछ बोल रहे हैं, चलो इसको बाहर निकालो। इज इट राइट? और वो अपने ना सोल टाइम जोन में रहता है, हम फिजिकल टाइम जोन में रहते हैं। यार 10 मिनट हुआ, 10 मिनट से कुछ मुंह ही नहीं खोल रहा है, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से चुप बैठा है। लेकिन ये बॉडी टाइम जोन है और वो सोल टाइम जोन है। इज इट राइट और रॉन्ग? सोल टाइम जोन में क्या होता है, उसको रिव्यू करने में बहुत घूमना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है। जैसे आजकल कैसे फ्लाइट को बहुत घूमना पड़ता है नीचे पार्क करने के लिए, तो हम बोलते हैं यार 10 मिनट पर बोला पहुंच गया और अब तक नीचे ही नहीं उतरा, क्योंकि उसको पार्किंग ही नहीं मिल रही है। इज इट राइट? तो ये हमारे लिए भी होता है, पेशेंस की टेस्टिंग होती है जो हम थेरेपिस्ट होते हैं, कि हम उसको कितना टाइम दे रहे हैं, और उतने टाइम में आप उसको फोटॉन्स डालो, सिंबल्स डालो, और जितना उसके साथ ब्रेथ मैचिंग करोगे ना, उतना आप उसको समझ पाओगे। इसलिए इसको हम ब्रेथ एनकोडिंग कहते हैं या ब्रेथ मैचिंग कहते हैं, रेपो मेंटेनिंग कहते हैं। इज इट राइट? उसके रिदम के साथ कैच करना है, ऐसा नहीं कंटिन्यूस बोलते रहना है करके। बिकॉज क्या होता है, सामने वाला एक टाइम के बाद ना वो कहीं खो गया होता है, और हमने वो सेंस नहीं किया कि वो कहीं खो गया है। हम बोल रहे हैं और अब वो सुन नहीं रहा है, और वो अब कहीं गया है, और उस जहाँ गया है उसको कैच करने को हमको आना चाहिए रिग्रेशन में। नहीं तो हम तो क्या बोलते ही जाएंगे, कुछ टाइम के बाद वो जाएगा भी पास्ट में, और किसी ने उसको वहाँ एंकर नहीं किया तो वो बेचारा वापस प्रेजेंट में आ जाएगा। जैसे हम कोई चीज़ को गैस पे रखते हैं और हमने ही नहीं ध्यान में रखा कि भाई मैंने गैस पे गर्म करने को रखा है, तो वो तो चीज़ जल जाएगी, दूध उबल जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो बहुत सतत रहना पड़ता है, मतलब बहुत अलर्ट रहना पड़ता है रिग्रेशन में, कि वो बंदा कहाँ जा रहा है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसके आइज़ के मूवमेंट्स देखो, उसकी ब्रेथ को वॉच करो, ये सब चीज़ों को रिग्रेशन में करना पड़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके हाथ पैर देखो, कहीं कंस्ट्रिक्ट हो गए, कड़क हो गए हैं। उसके आइज़ की मूवमेंट देखो। NLP में ये बताया जाता है कि जब उसकी आइज़ नीचे जाती है, मतलब इनर डायलॉग चालू हो जाता है। जैसे आपने बुद्धा का देखा होगा कि उसकी आंखें नीचे हैं, आधी खुली आधी बंद है ना, मतलब ऐसे नीचे देख रहा है। जब हम नीचे देख रहे हैं ना, मतलब हम अपने आप से बात कर रहे हैं। जब हम ऊपर देख रहे हैं ना, इसका मतलब हम डिवाइन से कनेक्शन हो रहे हैं। जब हमारी आई बॉल्स राइट में जाती है ना, मतलब हमारी कुछ क्रिएटिविटी स्टार्ट हो गई। हमारी अगर आई बॉल्स लेफ्ट में गई ना, तो हम कोई भी चीज़ को कुक कर रहे हैं, लॉजिकली कुछ स्टोरीज बना रहे हैं। लेफ्ट में जाती है तो समझ जाना कि ये बंदा की आंखें लेफ्ट में नहीं, ये कुछ भी स्टोरी बना रहा है। नहीं, उसकी आई बॉल्स की बात कर रहा हूँ, आई बॉल की बात कर रहा हूँ। मतलब अभी आंखें मेरी बंद है और देखो अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, मतलब जो आई का जो मेन पार्ट है, बल्ज पार्ट है, ये कैसे मूव कर रहा है ये देखना है। मतलब उस टाइम कॉन्शियस है, लॉजिकली बोल रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि लेफ्ट में गया है, वो राइट में गया है, मतलब वो अंदर की कुछ तो इमोशंस को बाहर निकाल रहा है, कुछ तो वो अब क्रिएटिविटी भी है या इमोशंस को बाहर निकाल रहा है, कुछ तो भी अपने। और वो नीचे जा रहा है, मतलब वो अपने आप से अंदर से बातें करता है। जैसे आपने एक देखा होगा कि स्कूल में टीचर जब डांटती है तो बच्चा कैसे ऐसे बैठता है, ऐसे खड़े हो जाता है, अंदर ही अंदर, यार ये मैंने क्यों बेवकूफ़ी की, यार मैं पकड़ा गया, ऐसे सोचता है ना। तब तो फिर टीचर बोलती मेरे सामने देख, नीचे क्या देख रहे हैं, बोलते ना मेरे सामने देख, नीचे क्या देख रहे हैं। इसका मतलब वो अपने आप से बात, दैट्स एन इनर डायलॉग। तो NLP में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ब्रेथ मैचिंग है, एक रेपो मेंटेनिंग है, ये सब NLP का पार्ट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मतलब ब्रेन की जो सिग्नल्स को अगर आप पकड़ पाए ना, और तो आप उसके सेंसेस को पकड़ पाओगे।
और सेंसेस को पकड़ पाओगे तो ही PLR होगा। अगर ब्रेन के सिग्नल्स ही नहीं पकड़ पाओगे तो नहीं चलेगा। जैसे एक डायरेक्टर होता है ना जो पिक्चर को डायरेक्शन दे रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि इसके कैरेक्टर्स अंदर से वो बॉडी लैंग्वेज से वो थ्रो कर रहा है डायलॉग को या सिर्फ वर्बली बोल रहा है। तो वो बोलते हैं ना, आप कैरेक्टर में घुसो, कैरेक्टर में घुसो, इमोशंस के साथ बोलो। इसका मतलब क्या होता है कि उसके सारे बॉडी सेल्स में से वो वाइब्रेंट आने चाहिए, वाइब्रेशन। जैसे अगर आपने 2-3 बर्फी मूवी देखी होगी, पुष्पक मूवी देखी होगी, सदमा पिक्चर देखी होगी, मतलब ये तीनों पिक्चर में ना कोई डायलॉग्स नहीं, लेकिन पूरी पिक्चर समझ में आई। और काफ़ी ऐसे पिक्चर होती है जो पूरे बोलते हैं लेकिन समझ भी नहीं है कि इसमें था क्या। तो जैसे वो लेफ्ट से अगर देख रहा है, हाँ, बोल रहा है, फेक स्टोरी बोल रहा है, हाँ, तो तभी भी हम जैसे उसने कुछ भी बोला उस टाइम पर, हाँ, हम लोग सुन रहे हैं, हाँ, वो बोल रहा है, तो तभी भी हम लोग उसको मतलब जैसे कहीं उसको अटेंड करने का है, उसको अटेम्प्ट करने का, हाँ, मतलब कि उस पे जैसे जैसे बोल रहा है उसको हील कराना है, कॉर्ड कट कराना है, एग्जैक्टली, मतलब उसको ये एहसास नहीं दिलाने का है कि भाई हम समझ गए कि ये कुक कर रहा है ना, वो भी तो निकाल तो रहा है। और उसमें फिर एक चीज़ क्या है ना कि वो सामने वाले बंदे को ना आप जितना डीप ले जाओगे ना वो राइट में जाएगा। अभी वो नहीं गया है इसलिए वो लेफ्ट में है। तो हमें भी अपने ऊपर भी वर्क करना है, अपने पे भी वर्क करना है। इसलिए मैंने कहा कि पॉज ज़्यादा दो, टाइम ज़्यादा दो, और जितना टाइम दोगे वो धीरे 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 आई बॉल उसका शिफ्ट कर। मतलब जब हम उसको बोलते हैं ना, देख तुझे गार्डन दिख रहा है, तो वो राइट में जाएगा इमेजिन करने को। इज इट राइट? तुझे पहाड़ दिख रहा है, तुझे वो सी फेस दिख रहा है, तो वो राइट में जाएगा। लेकिन नहीं गया मतलब अभी भी लेफ्ट में, ऐसे मैं कह रहा हूँ, राइट? तो ये चीज़ें बिकॉज हमारा जो राइट ब्रेन है ना, ये आई बॉल के साथ कनेक्टेड ही है, तो वो उसकी मूवमेंट से ही पता चलता है कैसे। इसलिए आप देखो कथक में आई मूवमेंट और मुद्रा दोनों होते हैं, इज इट राइट? तो मुद्रा से क्या होता है ना, उस मूवमेंट को एक पावर मिलता है। जितने भी मुद्रास करते हैं और उस टाइम पे जो आई बॉल्स या बॉडी की जो लैंग्वेज होती है, उसमें एक राइट ब्रेन का एक क्रिएटिविटी बाहर आता है। हर एक तो नहीं कर सकता है। अभी आप देखो कि धर्मेंद्र जब डांस करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, या सलमान खान डांस करता है कि ये एक बहुत लॉजिकल डांस है। इज इट राइट? उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, इज इट राइट? लेकिन अगर आप आजकल कोई ऐसा हीरो है, ऋतिक या आयुष्मान खुराना है, ये लोग मतलब कितना इनका राइट ब्रेन भी है, इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी है कि ये लोग बहुत अच्छे से वो कर पाते हैं। समझ में कि नहीं? तो खेल क्या है ना, अब मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। रिग्रेशन में क्या है, कौन से सिचुएशन में आपने मस्कुलिन एनर्जी का यूज़ किया है या फेमिनाइन का यूज़ किया ना, ये आपको रिग्रेशन में समझ में आ जाएगा। कहाँ आपने लॉजिक ज़्यादा यूज़ किया, कहाँ आपने इमोशंस को ज़्यादा यूज़ किया ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ आपने एक्सेस किया ना, वहीं से आपको तो बाहर निकलना है। जैसे जितने भी बायोपिक्स बने हैं, उसके बाद जो भी मेन हीरो होता है ना, वो कहीं तो 1-2 महीना गायब हो जाता है। जैसे कल बता रहे थे कि मिस्टर इंडिया का सक्सेस के बाद ये अपने कपूर शेखर नहीं हाँ डायरेक्टर, वो खुद गायब हो गए काफ़ी मतलब टाइम तक, और वो उन्होंने फिर छोटा छोटा कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया ग्राउंडिंग करने के लिए, बिकॉज वो इतने सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो हम लोग का भी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उस सिचुएशन को, सरकमस्टेंसेस को, रिलेशनशिप को, इमोशंस को, तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब है हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। इज इट राइट? तो हम रिग्रेशन में क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करवाते कि भाई ये चीज़ तो एक्चुअली डिवाइन ने लिखी गई थी। जैसे कृष्ण ने कितना अच्छे से अर्जुन को समझा कि ये लिखी गई है, तू नहीं भी मारेगा तो भी ये मरने वाले, आज नहीं तो कल मरेंगे, तेरे हाथ से मरेंगे तो ये डिवाइन डेस्टिनी हुई, और दूसरे के हाथ से मरेंगे तो वो आर्टिफिशियली मरेंगे। तो तुझे जिस चीज़ के लिए भेजा गया तू वो कर। तो हमें भी क्या है ना, जितने भी कैरेक्टर्स के रोल मिले हैं अलग अलग लोगों की लाइफ में आने के लिए, उसको सिर्फ प्ले करके बाहर आना है। हम लोग प्ले करके बाहर नहीं आते, हम उस कैरेक्टर से अटैच्ड हो जाते हैं। इज इट राइट? अभी आप देखो कि शादी के जो रस्में होती है उसमें हल्दी लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ऐसा। अब उस हल्दी लगाने का मतलब क्या है कि सैक्रल चक्रों को एक्टिवेट करना है। इज इट राइट? अब उसमें मेल को भी लगाते, फीमेल को भी लगाते, जितना सैक्रल एक्टिवेट करेंगे इतना वो लव को एक्सप्रेस कर पाएगा, ये पहली बात। अब लड़की को देखो कि उसको
बिंदी लगाती, लाल बिंदी लगाते हैं, मतलब वो रूट चक्र को एक्टिवेट कर, घर चौड़ा मतलब कपड़े भी लाल पहनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बहुत देते हैं। मतलब ये चीज़ क्या होता है, एक डिज़ायर को आप एक्सट्रीम में ले जाओगे ना, उसके बाद वो डिज़ायर नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उसके बाद वही डिज़ायर परमानेंट हो जाती है, अटैच्ड हो जाते हैं ना। मतलब मुझे वो जो हनीमून में जो प्लेजर मिला मुझे हमेशा मिलना चाहिए, मुझे जो 400 लोग मेरी शादी में आए और जिन्होंने मेरी ये तारीफ़ की, ये की, तो मुझे ऐसा ही रहना चाहिए। परमानेंट तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं है। कई रेयर होते हैं जैसे एक उम्र के बाद उनको किसी भी चीज़ का गहने वहने कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो मैच्योर्ड हो जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि PLR ये रिग्रेशन का पार्ट का मतलब क्या है पता है, हम नीचे के चक्र से ऊपर के चक्र पे आ जाए, हम मैच्योरिटी लेके आए, हम उससे डिटैच्ड होके मैच्योरिटी लेके आएंगे। जब मैच्योरिटी लेके आएंगे तो फिर हम उस चीज़ के लिए रोएंगे नहीं, उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे। इज राइट। हमें ये समझा में आएगा भाई ये चीज़ इतनी है। जैसे हम फिल्म देखते हैं, हमें पता है भाई 3 घंटे के पैसे पे किए, 3 घंटे के बाद हमें बाहर निकलना है। इज राइट। और हमने अपनी लाइफ को रियल समझ लिया, जबकि अपनी लाइफ भी एक पिक्चर ही है ना। कल मैं एक रात को एक वीडियो देख रहा था जिसमें MS धोनी और वो कौन वो दूसरा वीरेंद्र सहवाग उसकी एक वीडियो देख रहा था। उसने बहुत एक अच्छी बात बताई, बोले वैसे तो हम लोग बिल्कुल चिल नहीं थे एक दूसरे के साथ, कॉम्पिटिबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस करते थे तो हम 100% परफॉर्मेंस करते थे। इज इट राइट। मतलब जब वो लोग पिच पे आते थे ना, मतलब खेलने के लिए, कोई बोलेगा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, वो दोनों सपोर्ट। तो उसने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए कि जब वो 90 पे था और मुझे उसका रनर रखा गया तो मैंने कैसे भी करके उसको 100 तक जाने दिया। जब वो कोई एक इसमें 48 पे था तो ये इसने भी उसको बैटिंग दिया और उसने उसको 50 करने दिया। तो ये होता है कि हमने कौन से टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दिया, वो परफॉर्मेंस का रिग्रेशन करना है। इज इट राइट। मैं आपके घर में गेस्ट बन के आया और आपने मेरा अच्छे से स्वागत नहीं किया, तो रिग्रेशन उसका ही करना है। इज इट राइट। क्योंकि मैंने दिमाग में रखा यार मेरा अपमान कर दिया, मुझे चाय भी नहीं पिलाया, मुझे खाना भी नहीं खिलाया, तो वो मेरे दिमाग में रह जाएगा। तो हम ये नॉर्मली तो फॉरगिवनेस से भी कर सकते हैं, और जो फॉरगिवनेस सीख करते हैं, होपोनोपो करते हैं, ये भी तो एक रिग्रेशन का ही पार्ट हुआ। इसके लिए ऐसा नहीं कि भाई लेट जाएं, कोई काउंट करे, कोई रिलैक्स करे और उसके बाद ही करें। तो रिग्रेशन का मतलब है कि हर मूवमेंट में एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए। रिग्रेशन में जब 2 थेरेपिस्ट होते हैं ना, 2 स्पिरिचुअल बंदे होते हैं ना, वो दोनों ना अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करते हुए ना कुछ अलग ही सीन चलता है उसका। मतलब उसकी कॉन्शियसनेस ऊपर आई, आपकी भी ऊपर आई, और वो कुछ अलग ही काम कर रही है। और यहाँ पे हम कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं, अलग ही कुछ कर रहे हैं, एक स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, एक थेरेपिस्ट का पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही है। तो 90% तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि रिग्रेशन में कितना ऊपर के लेवल पे काम हो रहा है। उनको लगा कुछ फील नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखा, कुछ ये नहीं हुआ, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस बाहर आई और उसने कुछ ना कुछ किया, देखा, हील हो गए और वापस अंदर आई, और उसको आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो वो उस दिन वैसा ही हुआ जब मैं आपका बाजू का वहाँ बेड पे था, जब हील कर रहा था। ये लोग बड़े वाले ऐसे बेड पे दोनों जन थे, मैं एक छोटे बेड पे ऐसा हीलिंग कर रहा था। मैं उस दोनों की ना वो कॉन्शियसनेस को देख रहा था कि दोनों की कॉन्शियस कैसे ऊपर गई, वो कुछ काम कर रही थी और अंदर गई, और ये उसके साथ ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि भाई रियली एक PLR ही चल रहा है। तो मैंने बोला होने दो अभी। यही इफेक्ट होता है। इसलिए जब हम रिग्रेशन करते हैं ना, तब कितनी सारी सोल्स भी उस टाइम पे उनकी फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस आ जाती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको भी इन्वोक करो, ऐसा नहीं सिर्फ देवी देवता को इन्वोक करो। इसलिए मैं कहता हूँ भाई उन सारे कनेक्टेड सोल्स को इन्वोक करो, उनसे परमिशन लो कि भाई आप अलाउ करो तो फिर ये करें, बिकॉज उनके अंदर से भी वो मेमोरी निकल रही है। ये ऐसी बॉडी सर्जरी नहीं कि अपेंडिक्स निकाला, ट्यूमर निकाला, सिस्ट निकाला, स्टोन निकाला, कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी भी है, तो वो भी अलाउ करेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। अभी जो हम लोगों ने सर अभी लिया था फॉरगिवनेस हाँ, लिया था सर, उसमें कितने सारे के मैसेज आए कि मेरा इतना देखा मैंने सारे बहुत मैसेज, बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत अमेजिंग। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना रिग्रेशन में, इस बार हम लोग जो भी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी जो भी चीज़ें हैं, उसको हम अलग अलग एलिमेंट से इस बार रिग्रेशन करेंगे। जैसे
कि हम किसी को कंटिन्यूस पहले चैंट करवाएंगे, मृत्युंजय का चैंट या गायत्री का चैंट, ऐसे चैंट करवाएंगे। जैसे फायर एलिमेंट क्रिएट हुआ उसके बाद हम रिग्रेशन करवाएंगे और फिर उसको, जैसे अभी ये कैंडल जल रही है तो हम वो सारे कार्मिक को उसमें बंद कर सकते। इज इट राइट और मतलब इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी होगी कि नॉर्मली तो क्या हम ईथर में इवेपरेट करते कि भाई तुम्हारी ये सारी चीज़ें चली गई है, लेकिन इसमें पहले एक चैंट करवा के एक फायर क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी। और एनर्जी के बाद इसलिए ये जितने भी सत्संग होते हैं ना, अगर आप देखोगे भजन कीर्तन वाले, ये लोग एक्चुअली यही करते हैं। ये लोग बहुत फायर क्रिएट करते हैं, बहुत फायर क्रिएट करते हैं। और उसके बाद में वो देखो कि किसी के आँख में आंसू, जैसे आपने सदगुरु का भी देखा होगा कि भाई वो खुद भी रोते हैं और लोग भी रोते हैं, तो हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है। लेकिन इस बार जब मैं गया तो मुझे समझ में आया कि ये फायर एलिमेंट के थ्रू ये सब रिग्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत अलग एक क्रिएटिव होगा हमारा पार्ट। एग्जैक्टली हर चीज़ फायर, क्योंकि कैसा है ना, जिसका एक सोल कॉन्शियसनेस का एलिमेंट होता है ना, वो आदमी उसी एलिमेंट से करेगा। श्री का अगर एयर है तो वो सुदर्शन क्रिया, मतलब वो ऐसी ही फेमिनाइन बातें करेंगे या ऐसी ही फेमिनाइन एनर्जी क्रिएट करके उसको डिसॉल्व करेंगे। जिसका जो एलिमेंट होता है वो वैसे ही करता है करके, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज उसका एक सोल टैलेंट है, वो सोल टैलेंट से कर रहा है। मेरा ईथर है तो मैं ईथर से ही करूँगा, मैं ज़्यादा सिंबल को ही यूज़ करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ करके। लेकिन मुझे लग रहा है कि करना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये सी फैक्टर का बोला, ये एक अर्थ लेवल का है कि आपने कहीं कपड़ा दान किया, कहीं अनाज दान किया, कहीं पैसे दान किए, कुछ भी दिया आपने, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको डिसाइड करना है कि भाई जैसे किसी को पानी पिला दिया तो वाटर एलिमेंट का हो गया सी फैक्टर। इज इट राइट? तो हमको भी ये सोचना है कि अलग अलग एलिमेंट के, मतलब कौन से एलिमेंट के थ्रू हम इसका रिग्रेशन कर सकते हैं, और जिसका जो डोमिनेटिंग रहेगा, अगर वही एलिमेंट का, अगर हम जैसे एनएलपी में बोलते हैं इसका जो VAK है, विजुअलाइजेशन या किनेस्थेटिक या ऑडिटरी, तो वैसे ही अगर आपको 5 एलिमेंट्स में से समझ में आएगा कि ये बंदे का कौन सा एलिमेंट डोमिनेटिंग है, उसी एलिमेंट के थ्रू रिग्रेशन कराओ तो और ज़्यादा फायदा रहेगा। जल्दी चला भी जाएगा कि नहीं? एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे अभी मैं कलकत्ता में जितना भी किया तो वो लोग वाटर एलिमेंट वाले थे, तो फिर वो लोग को बहुत ईजी हो गया है कि नहीं? मतलब ये समझ में आ जाता है कि वो अपने एलिमेंट के थ्रू तो कंफर्टेबल रहेगा। तो उसको मतलब जैसे वाटर एलिमेंट वाला है, हाँ हाँ जैसे हम लोग लेके डीप, हाँ तो बाद में कुछ वाटर को चेक, मतलब वाटर से रिलेटेड हम उसको कैसे बोलेंगे? मतलब कैसा है ना कि अगर आप मतलब जैसे अभी हम बोलते हैं भाई आप देखो, आप गंगा माँ को फील करो, ऐसे मैं बोलता हूँ, है कि नहीं? फील करो, ऐसा है करके, है ना? जैसे आज मैं इसको समझा रहा था, जो मीडिया टीम है ना उनको समझा रहा था कि वाटर एलिमेंट का मतलब जो हम गंगा में डुबकी मारते हैं ना, इसका क्या होता है कि हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं ना, तो ये सैक्रल चक्र से कनेक्टेड है। तो जब हम गंगा में डुबकी मारते हैं ना तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, बिकॉज हम रिलीज़ करने को तैयार है ना। तो वो पोर्स जब खुल जाते हैं ना तो पानी का जो एक एनर्जी का फॉर्म होता है ना वो अंदर जाता है और उसको हील करके वो बाहर आ जाता है। मतलब फिजिकली हमको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसके सेल्स ओपन हो जाते हैं, इसीलिए हमारा ऑरा एकदम फ्रेश हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग। समझ में है कि नहीं? इसलिए आज मैं स्पेशली सुबह गया, मैं उसको आज एक्सपीरियंस करना चाहता था। नॉर्मली क्या हम लोग 2-4 लोग जाते हैं तो हम अपनी धमाल मस्ती फोटोग्राफी में इसमें रहते। आज मैं अकेला गया तो मैं एकदम शांति से सोच रहा था, ये उसका पूरा प्रोसेस मैं देखता हूँ कि आज कैसा है। पहले पैर डुबाया, फिर मैंने सोचा चलो आज रूट चक्र को डुबाता हूँ, फिर सैक्रल को डुबाता हूँ, फिर मणिपुर को डुबाता हूँ। एक एक चक्रों को गंगा में डुबाते डुबाते मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मुझे समझ में आया कि कैसे पोर्स खुल रहे हैं और कैसे जो संचेत का प्रारंभ में है वो प्रारंभ रिलीज हो रहा है, क्योंकि रूट का सैक्रल में आ गया कि नहीं। तो सैक्रल से रिलीज करने के लिए, उस इमोशन को रिलीज करने के लिए गंगा में डुबकी मारोगे तो ये भी एक रिग्रेशन हो गया। नहीं, इंटेंशन तो देखो, इंटेंशन तो पाप धोने का है, लेकिन अगर आप रिग्रेशन का करोगे तो ज़्यादा बेटर है। गंगा में डुबकी मारते ओपो करोगे तो ज़्यादा बेटर है। गंगा में डुबकी मार के अगर आपने सिंबल का इस्तेमाल किया तो ज़्यादा बेटर है, मैं ये कहने की कोशिश। बिकॉज आपने क्या है ना, आपका अपना एलिमेंट और वहाँ का एक एलिमेंट का एक पावर, दोनों को मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अभी पंचगनी में फॉर एग्जांपल एयर एकदम शुद्ध है, ऑक्सीजन है, तो हम एयर एलिमेंट के थ्रू रिग्रेशन ज़्यादा करते,
उधर सिल्वर ओक के पेड़ है तो उधर ऐसे करते हैं। अब यहाँ वाटर और ईथर है तो यहाँ पे उस एलिमेंट का आप सारा लेके रिग्रेशन करो तो या Will we learn separately how to identify किसका कौन सा हाँ हाँ element हाँ 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 वो तो करेंगे ना, उसके बाद यही स्लाइड है ना। सर एक चीज मैं तो अभी इन जनरल समझा रहा हूँ बिकॉज कैसा है ना, अभी 5 दिन हमको करना क्या पहले वो तो समझे, और फिर कैसा होगा कि आप किसी को भी अटेंड करोगे ना आपको इंट्यूटिवली क्लिक होगा कि अच्छा इसका तो ये एलिमेंट है, इसका तो ये एलिमेंट है। मतलब जैसा अभी कोई आदमी हर चीज़ को रो रहा है, आंसू निकाल रहा है, मतलब वो वाटर एलिमेंट का है। कोई आदमी रो ही नहीं रहा है तो उसका तो वाटर एलिमेंट है ही नहीं, मतलब वो तो या तो अर्थ एलिमेंट वाला है, इतना सख्त मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब वो अर्थ एलिमेंट का है। उसने ऐसा पकड़ के रखा है, उसने एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे सख्त है वो डाइल्यूट ही नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना, जैसे अगर आप जेल में कोई कैदी को पकड़ के इसका रिग्रेशन करो वो तो कुछ देखेगा ही नहीं। इसलिए मेडिटेशन में क्या है, उसमें स्पेस क्रिएट करते हैं बहुत सारे, इसलिए ओशो 40 दिन मेडिटेशन करा के फिर रिग्रेशन करते थे। पहले तो स्पेस क्रिएट करते थे, उसको मतलब लायक बनाते थे कि तू अब बाहर निकाल, डायनेमिक के थ्रू, कुंडलिनी के थ्रू बाहर निकाल, ये सब बाहर निकालने के बाद फिर रिग्रेशन करो, है ना। तो आज मैंने वही कहा कि हम समझो किसी को कोई एक एलिमेंट का करवाएं और उसके बाद उसका रिग्रेशन करें तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। किसी पे क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने मुझे ये बताया कि वो रूट चक्र, हाँ कई बार क्या होता है लोग ईगो में होते हैं हाँ। या लॉजिकल माइंड बहुत हाँ। यूज करते हैं। थोड़ा इसका समझाइए सर, मणिपुर का और इसका जो जैसे फायर एलिमेंट का और अर्थ का, हाँ। कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। नहीं कन्फ्यूजन नहीं है, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। जो आदमी अर्थ एलिमेंट वाला है ना वो सख्त है, अच्छा, वो तो मतलब दिमाग भी नहीं लगाएगा और मतलब वो चाहेगा भी नहीं, हाँ, ओके। स्टक है, स्टबन है, बहुत स्टक रिजिड है करके, मतलब वो अपने अंदर कुछ प्रोसेस ही नहीं करना। करने ही नहीं देगा, ऐसा है ना। और ये जो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं, फॉर एग्जांपल हम अमन जी को भी देखते हैं, ये काफ़ी, ये लोग सब एक्चुअली देखा जाएगा एयर एलिमेंट वाले हैं। अच्छा, मतलब ये ना किसी के थ्रू रिग्रेशन इनका नहीं होगा, हाँ, इनका सेल्फ रिग्रेशन हो सकता है। जो लोग एयर में हैं, क्योंकि ये मैच्योर सोल हैं, ये अपने खुद अंदर जाना चाहते हैं, हाँ, आप उनके साथ अंदर नहीं जा सकते या आप उनको अंदर नहीं ले जा सकते। और जो मणिपुर वाला वो ईगो में रहेगा। हाँ, मणिपुर वाला का क्या होता है ना कि देखो दो है, या तो उसका इंटेलेक्ट पार्ट ज़्यादा है जैसे रावण का ज़्यादा था, इज इट राइट, और या तो फायर एलिमेंट ज़्यादा है, इज इट राइट। तो हमें कैसा है ना, वो मणिपुर को ही शांत करने के लिए उसको हम ट्रैंक्विलाइज करते हैं, उसको बहुत सिंबल्स डालते हैं, और जब उसको रिलैक्स करते हैं ना तब हम नीचे के 3 चक्र से उसको ऊपर के चक्र पे लेके आ पाएंगे, नहीं तो वो नीचे फंसा रहेगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ, है ना। और वो उसका ईगो का पार्ट रहेगा, मैं क्यों माफ़ करूँ, मैं क्यों फॉरगिव करूँ, गलती उसने की है, मैंने थोड़ी करी है, मेरा इसमें कुछ नहीं, मतलब वो ऐसा सोचेगा, ऐसा है करके। तब हमें सीक्रेट 3 फैक्टर। यस, तब सी फ्री करें। चलो हम ब्रेक लेते फिर करते, ओके। चलो मज़ा आ गया।